गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आपको जैसा पता है कि हमारा 12th क्लास है और आपका समष्टि अर्थशास्त्र की जो आपकी बुक है हम लोग उसको प्रारंभ कर चुके हैं। परिचय जो है उसका जो पहला जो चैप्टर है हम लोग आपका उसी को पढ़ रहे हैं और पहले आपका परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने आपका समष्टि और व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो उनकी बेसिक जो आपका डिफरेंसेस हैं हमने उनको पढ़ा। फिर हमने देखा कि बेसिक इनकी परिभाषाएं क्या है, हमने उन परिभाषाओं को भी लिख लिया। परिभाषा को लिखने के बाद हमने देखा कि आखिर में जो आपकी समष्टि अर्थव्यवस्था है इसके कौन है जन्मदाता, आखिर में क्यों जन्मी है, उसको हमने पढ़ा। 1930 में जो आपकी यूएस में जो आपकी मंदी आई थी हमने उसके विषय में पढ़ा, आज उसको लिख भी लेंगे। हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ वहाँ आपको विशेषताएं देखी क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमने उसको पढ़ा। और दूसरा हम देख रहे थे समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 4 प्रमुख क्षेत्र। उन प्रमुख क्षेत्रों को मैं कल जब आपको लेक्चर पढ़ाया था तो मैं आपको लिखवा चुका था। आज हम लोगों को वहां से आगे बढ़ना है और उन पर हम लोगों की आपकी बात करनी है, जैसे चाहे वो आपका परिवार हो, उत्पादक हो, क्षेत्र हो, विदेश हो, आपका सरकारी क्षेत्र हो, इन सभी को हम लोग आपका बहुत अच्छी तरह से इनको देखेंगे, उनको पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। कोई भी ऐसा बच्चा कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, किसी प्रकार को डाउट है, कोई आपका कंफ्यूजन है, कोई चीज आपको पढ़नी समझनी है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक बच्चों पहुंचा सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा चैप्टर नंबर 1 से समष्टि अर्थशास्त्र आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर कोई भी आपका प्रश्न है आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर आप लोग रेडी हैं, आप लोगों ने घर जाके अपने लेक्चर को रिवीजन किया है, अच्छे से पढ़ा है, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, चैप्टर हमारे समक्ष है परिचय। परिचय को हम लोग देख रहे थे और व्यष्टि अर्थशास्त्र को आप लोग बहुत अच्छे से अध्ययन कर पाए हैं और आज हम लोग बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का जो पहलू हमारा छूट गया था। ध्यान देंगे आप लोग इस पुस्तक के अंतर्गत। मैं आपको, देखिए बच्चों, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपनी पुस्तक के अंतर्गत हम लोग क्या लिख रहे थे कि जो आपका समष्टि अर्थशास्त्र है, देखिए आपको ध्यान देना है इन सारी चीजों पर ताकि हम लोग बहुत अच्छे से अपनी सारी चीजों को देख चुके हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र के 4 प्रमुख क्षेत्र उनको हम देख रहे थे। जैसे उन चारों प्रमुख क्षेत्र में मैंने आपको नाम लिखाया था एक एक करके। जैसा मैं देखा था आपका परिवार क्षेत्र, कौन सा देखा था पहला बच्चों? परिवार क्षेत्र। दूसरा मैंने देखा था उत्पादन क्षेत्र, दूसरा कौन सा था? उत्पादन क्षेत्र। तीसरा मैंने देखा था सरकारी क्षेत्र, ठीक। और चौथा में देखा था विदेशी क्षेत्र। क्लियर है? इन चारों क्षेत्रों को देख चुके थे। इसमें समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र, एक एक क्षेत्र करके हम लोग इन पे आपका बात करेंगे कि कौन सा क्षेत्र हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, इन सबको हम लोग बात करेंगे। अगर हम पहले ही क्षेत्र की बात करें तो देखिए, पहला क्षेत्र है आपका परिवार क्षेत्र। इसको पढ़िए और थोड़ा इसको समझिए कि आपका परिवार क्षेत्र क्या है। आप इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र। देखिए, इसमें वस्तु तथा सेवा के क्या है? इसमें
वस्तुओं तथा सेवा के उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया जाता है। क्या करते हैं हम इनको? सम्मिलित किया जाता है। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। जो सारे उपभोक्ता हैं इनको हम लोग आपके सम्मिलित करते हैं। आगे देखिए, परिवार या गृह स्थल, परिवार या गृह स्थल क्षेत्र उत्पादन के कारण या के कारणों का स्वामी होता है, का स्वामी होता है। ठीक, क्या होता है? इन कारणों का स्वामी होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र, तो पहला क्षेत्र हम लोग देख चुके हैं कि परिवार क्षेत्र, इसमें वस्तु तथा आपका सेवाओं के उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया जाता है। परिवार या गृह स्थल के क्षेत्र उत्पादन को कारक का स्वामी होता है। इतना हमने देख लिया। तो अपने परिवार फैक्टर को इसके अंतर्गत पूरा अच्छे से देखा, इसको पढ़ा। किसमें बच्चों? आपको ध्यान रखना है, समस्या 7 की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के जो 4 प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें हमने एक क्षेत्र को अपने को हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं। दूसरा क्षेत्र हमको देखना है। दूसरा क्षेत्र आपको ध्यान रखिए, दूसरा क्षेत्र है आपका उत्पादन क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? दूसरा है उत्पादन क्षेत्र। इस उत्पादन क्षेत्र को देखिएगा, इसमें क्या है? इनमें उन सबको शामिल किया जाता है, इनमें उन सबको शामिल किया जाता है जो उत्पादन, क्या लिख रहा है? जो उत्पादन की क्रिया में लगे होते हैं, उत्पादन की क्रिया में लगे होते हैं। ध्यान रखना, क्या होता है? जो उत्पादन की क्रिया में आपके लगे होते हैं, इनको ध्यान रखना है। और इसमें देखना है कि अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादन करने वाली इकाइयां या इकाई, देखिए इकाई, और क्या बोलते हैं इकाई को? हम फर्म बोलते हैं ना। जो आपकी कंपनियां होती हैं, फर्में जो होती हैं, इकाइयों को ये तो कहते हैं। क्षेत्र में सम्मिलित होती हैं, में सम्मिलित होती हैं। ठीक है, आगे है तथा वस्तुओं और सेवाओं
वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु फर्म उत्पादन के कारक जैसे क्या होते हैं? फर्म उत्पादन कारक भूमि है, श्रम है, और श्रम के बाद क्या है आपका? पूंजी है, तथा क्या है आपका? उद्यमशील कौशल। उद्यमशील कौशल की सेवा या सेवाओं के परिवार, क्षेत्र से भाड़े का मतलब होता है किराया, पर प्राप्त किए जाते हैं। क्या करते हैं हम लोग इसको? हम इसे भाड़े पे आपका प्राप्त करते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने देख लिया उत्पादन क्षेत्र को हम लोग आपका देख रहे हैं। इनमें उन सबको शामिल किया जाता है जो उत्पादन की क्रियाओं में लगे होते हैं। अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादन करने वाले इकाई यानी कि फर्म क्षेत्र में सम्मिलित होती हैं तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हेतु फर्मों का उत्पादन के कारक भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमशील कौशल की सेवाओं के परिवार क्षेत्र से भाड़े यानी किराए पर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, ध्यान रहेगा इतना। ये हमने इसके अंतर्गत दूसरा क्षेत्र देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं तीसरा क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र क्या है? सरकारी क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र कौन सा है? सरकारी क्षेत्र। उस तीसरे क्षेत्र को आप लोग एक बार बहुत ध्यान से देखिए। क्या है तीसरा क्षेत्र है कल्याणकारी एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जैसे करके देखते हैं। जैसे कौन कौन सी कल्याणकारी संस्था हैं? जैसे न्याय तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखना सुरक्षा तथा अन्य सार्वजनिक
कल्याण संबंधी सेवा, संबंधी सेवा। अगर देखिए कल्याण संबंधी सेवाएं, सरकार एक उत्पादन के रूप में भी कार्य करती है, जैसे कैसे करती है कार्य? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन क्या करना है? तो वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन। अगर ऐसे करते हैं तो आप मान लीजिए, आप कहेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं सरकारी क्षेत्र में कौन कौन सी क्या चीजें होती हैं, आप उनको बहुत अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, इनको देख सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और बचा आखिरी, उस पॉइंट को लिख लेते हैं कि समष्टि सात की व्यवस्था से चौथा जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, आपको पता होना चाहिए। और चौथा सबसे प्रमुख क्षेत्र इसके रूप में हम देख रहे हैं, चौथा है आपका विदेशी क्षेत्र। कौन सा है? विदेशी क्षेत्र। ध्यान रहेगा। चलिए एक बार लगे हाथ तो विदेशी क्षेत्र को सब हम लोग आपको देख लेते हैं। इसे शेष विश्व क्षेत्र में भी कहा जाता है। ध्यान रहेगा, क्या कहते हैं इसे? विश्व क्षेत्र भी। इस क्षेत्र का कार्य वस्तुओं का निर्यात एवं आयात करना तथा घरेलू अर्थव्यवस्था एवं विश्व के अन्य देशों के बीच पूंजी का प्रवाह करना। अन्य देशों के बीच पूंजी का प्रवाह करना, ये क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए, विदेशी क्षेत्र इसे शेष विश्व का भी क्षेत्र कहते हैं।
इस क्षेत्र का कार्य वस्तुओं का निर्यात एवं आयात करना तथा घरेलू अर्थव्यवस्था एवं विश्व के अन्य देशों के बीच पूंजी का प्रवाह करना है। किसका बच्चों? विदेशी क्षेत्र का। तो ये प्रमुख क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए, ये क्या थे? ये प्रमुख समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के चार प्रमुख क्षेत्र। क्लियर है? इतना आप लोगों ने देख लिया, इतना आप लोगों ने समझ लिया और इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए इधर पीछे देख लीजिए, सारे कारण आप लोगों ने पढ़ लिए, एक एक चीज आप लोगों ने इसके अंतर्गत देख लिए। अब इसी में आपको एक नई चीज आपको ध्यान रखनी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अब आप इसे लिखेंगे क्वेश्चन के रूप में, होमवर्क भी है, कुछ पॉइंट बता देता हूं। ध्यान रखिए, 1929 की महामंदी का वर्णन क्या देखना है हमको? 1929 की महामंदी का जो वर्णन है वो हमको देखना है। ठीक, चलिए मोटा मोटा जो पॉइंट है मैं इसको आपको बताकर दिखा देता हूं कि ध्यान रखिए, जो आपकी 1929 की जो मंदी है, ये जो मंदी है ये कब तक बरकरार रही बच्चों? ध्यान रखना है, ये 1933 तक बनी रही, 1933 तक बनी। और दूसरा फिर इसमें ध्यान देना है, जो अगर इसकी समय पीरियड की बात करें, जो महामंदी का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1929 से लेकर 1933 के बीच रहा है। ठीक, और अगर इसका हम देशों की बात करें कि कौन कौन से देशों में थी, तो ध्यान रखना यूएसए तथा यूरोप। कहां बच्चों? यूएसए तथा यूरोप इस पर था। और देखिए इस मंदी का प्रभाव, इस जो आपका मंदी का जो वो आपका प्रभाव था, इस मंदी के प्रभाव से आपका उत्पादन तथा रोजगार के स्तरों पर या स्तरों में भारी गिरावट दिखाई दी। कब? इस समय। ठीक, जैसे इसमें कुछ पॉइंट हुए, जैसे पहला कारखाना, कई जो कारखाने थे, कारखानों को बंद किया गया, खानों को बंद किया गया, तथा जो आपके श्रमिक थे, श्रमिकों को निकाला गया, क्योंकि ये मंदी का दौर था। दूसरा पॉइंट समझिए इसी में कि इसमें जो था, आप देखिए जो बेरोजगारी दर थी, ध्यान दीजिए, बेरोजगारी दर वो क्या था बच्चों? 3% से बढ़कर 29%, इस 25 हो गया था उस टाइम से, हाँ 25% पर पहुंच गई। कहां पहुंच गई? आपका 25% पर पहुंच गई।
ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसी के साथ आप ध्यान रखिए, और इसी में जो 1929 और 1933 के बीच में जो यूएसए का जो उत्पादन था, वो उत्पादन निर्गत में क्या था आपका, अब ये समझिए कि 33% गिरावट आई। कितनी आई बच्चों? 33% गिरावट आई। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र आपके कौन से हैं, 1929 में जो आपकी महामंदी आई और जो 33 तक आपका बरकरार रही, उससे क्या क्या उसके इम्पैक्ट हुए, क्या क्या चीजें थी, एक मैंने आपको जनरली रूप में उसको आपको बताकर समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चों को महामंदी का दौर में एक बार जब पहले अपनी क्लास प्रारंभ की थी तब आपको बताया था, अंतिम में बता दिया है। आप इसको एक बार अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करके इसको लिख सकते हैं। मैंने अब आपको टू द पॉइंट सारी चीजों को आपको लिखवा दिया है। तो मेरी तरफ से पहला चैप्टर पूरा समाप्त है। जो इसके मेन इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन थे, जो उसकी आपका थ्योरी थी, जो आपका समझाने का जो काम था, वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब बच्चों, हम लोग नेक्स्ट डे जो हमारी क्लास होगी, हम चैप्टर नंबर 2 को लेंगे, हम लोग 5 का प्रारंभ करेंगे। और कल अगर कोई आपका डाउट रहता है, कोई चीज आपको पूछनी है, तो आप अपने लेक्चर को प्रारंभ होने से पहले जब मैं आऊंगा, आप उस समय अपना डाउट, अपनी क्वेरी, अपना प्रश्न जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम लोग आपका चैप्टर नंबर 2 को आगे प्रारंभ कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।